नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है हमको? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है पॉवर्टी ए चैलेंज। तो पॉवर्टी ए चैलेंज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 3 है और टर्म 2 के एग्जाम के लिए जो बच्चे 9th में है उसके टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले होता है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। देखो, हम लोग किस कंडीशन को पॉवर्टी कह सकते हैं, है ना। तो अगर पॉवर्टी को समझना हो तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, पॉवर्टी को सबसे पहले तो यहां पे ये समझ सकते हैं कि सर पॉवर्टी को हम लोग कहते हैं गरीबी, है ना। पॉवर्टी क्या है? गरीबी है। गरीबी एक कंडीशन भी होता है जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। और हमारे आसपास में अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन पुअर का इंडिया में है ना। तो चलिए इसी को शुरुआत करते हैं। क्या है कि पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस and essential things to enjoy minimum standard of life। देखो, आदमी को मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, तो हमारे पास मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तो फूड की। दूसरा क्या है सर? क्लॉथ। तीसरा क्या है? तो तीसरा है हमारा शेल्टर। चौथा जो है वो है एजुकेशन। और अगर हम पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा हमारा है हेल्थ। अगर ये 5 चीज अगर हमको मिल रहा है तो इससे आदमी जो है वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है। ठीक। तो पॉवर्टी क्या है? एक कंडीशन है जिसमें क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा लोगों के पास, है ना। और जब वो फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग कि अपनी जिंदगी जो है वो बेटरमेंट तरीके से नहीं जी पाएंगे, है ना। अपनी जिंदगी जो है वो बेटरमेंट तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो हम लोग क्या देखें कि मिनिमम स्टैंडर्ड जीने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? तो हमको चाहिए फूड, है ना। हमको फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि पॉवर्टी इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत जब आजाद हुआ, है ना, तो बहुत सारे गरीबों का यह सपना था सर कि आजादी के बाद गरीबी चली जाएगी, लेकिन ये आज भी एक चैलेंज है ना। तो इससे हम लोग कैसे फेस करेंगे ये इस चैप्टर के में हम लोग आसानी से समझेंगे। यानी कि पॉवर्टी जो है आज के समय का मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि एज पर द पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ 2011-12, है ना। अगर हम लोग 2011-12 के पॉवर्टी आंकड़ा को देखते हैं सर, तो इसमें क्या पता चलता है कि 270 मिलियन पीपल जो है वो क्या है, आज भी भारत में पुअर है। मतलब 270 मिलियन लोग आज भी पुअर है और या पुअर कंडीशन में वो जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो ये मोटा माटी हमारे पास एक आंकड़ा आ जाता है कि जिससे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करते हैं सर, तो हमको क्या पता चलता है? सिंगल कंसंट्रेशन है, सिंगल कंसंट्रेशन है पुअरों का। इसीलिए हम आपको बताए थे कि इंडिया में वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पुअर रहते हैं। इसीलिए इंडिया को हम लोग डेवलपिंग कंट्री में रखे हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्री में रखे। तो ये हो गया हमारा पॉवर्टी का एक मोटा माटी एक रिपोर्ट हमारे पास आ गया है, जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं कि सर पॉवर्टी को किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में डायग्नोस करेंगे या किस तरीके से उसको समझेंगे। सबसे पहले आता है कि 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के 2 केसेस हम लोग लेकर के चलेंगे यहाँ पे। एक तो केस हो गया केस 1 जो रूरल एरिया में मिलेगा हमको देखने के लिए, और एक हो जाएगा केस 2
जो अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। तो रूरल एरिया का क्या एस्पेक्ट्स है, अर्बन एरिया का क्या एस्पेक्ट्स है, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो तरीके के केसेस को, यानी कि दो डायमेंशन से हम लोग पॉवर्टी को समझने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो दो डायमेंशन के तौर पर हम लोग पॉवर्टी को डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, यानी दो केसेस पर देखेंगे। सबसे पहले इंक्लूडिंग ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फूड, है ना, जिस पर हमने बात किया था, प्रॉपर फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और इस सब के बाद एक और होता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन। सैनिटेशन को कहते हैं साफ सफाई, है ना, साफ सफाई। तो इस दो एस्पेक्ट्स से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टू टाइपिकल ऑफ पॉवर्टी केसेस हमको देखने को मिलता है। पहला हमको देखने को मिलता है अर्बन केसेस, है ना, पहला हमको देखने को मिलता है अर्बन और दूसरा देखने को मिलता है रूरल, समझ गए। तो पहला अर्बन केसेस है, दूसरा रूरल केसेस है। इस अर्बन केसेस में हम लोग कैसे समझेंगे और रूरल केसेस को कैसे समझेंगे, इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्बन केसेस को, है ना। तो अगर हम लोग अर्बन केसेस को देखें, अगर अर्बन केसेस को देखते हैं तो इसमें क्या करना है कि देखिए, अर्बन का मतलब होता है शहर, यानी कि इसको कहते हैं टाउन एरिया, और विलेज, रूरल एरिया को कहते हैं विलेज साइड, है ना, विलेज साइड। तो ये विलेज साइड को हम लोग देखेंगे। चलिए, अर्बन केसेस में क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो अर्बन एरियाज में कहां पाए जाते हैं, तो ये कॉमनली झुग्गी में पाए जाते हैं, है ना, है ना, झुग्गीज में पाया जाएगा, ये जे होगा, है ना, झुग्गीज में पाया जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, झुग्गीज में नहीं मिलके कि आप देखोगे किसी पुल के नीचे वो रहते हैं, या फिर वो गंदे संदे इलाके में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन केसेस। रूरल एरियाज में क्या देखने को मिलेगा कि जिसका भी कच्चा घर है सर, है ना, कच्चा घर, कच्चा घर किसको कहते हैं हम लोग, जिसका कि मिट्टी का घर हो उसको हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं। तो मिट्टी का हाउस हो या वो बहुत स्पेशल, देखोगे कि गांव में सेपरेटेड कुछ कम्युनिटी का एक घर होता है, वहां पे आपको कॉमनली पुअर देखने को मिलेंगे। तो ये दो एस्पेक्ट से हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, अर्बन केसेस में क्या चीजें आएगी और पुअर रूरल केसेस में क्या चीजें आएगी। अब हम लोग देखेंगे कि सर सोशल साइंटिस्ट एक जात होता है, यानी एक वैसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, और सोसाइटी को पढ़ने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट के मुताबिक कितने एस्पेक्ट्स से हम लोग पॉवर्टी को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी फ्रॉम मेनी इंडिकेटर बिसाइड द लॉ ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। तो दो चीज तो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं सर, तो वो चाहे रूरल एरियाज की बात करें या अर्बन एरियाज की बात करें, देखो हमने ऐसे इस तरीके से समझते हैं, अगर ये अर्बन एरिया है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2100 कैलोरी, है ना, 2100 कैलोरी एनर्जी कंजप्शन हो गया, और 1000 रुपया लेते हैं, ठीक, पर डे। अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में लिया जाता है 2400 कैलोरी और 850 रुपया, यानी 800 समथिंग रुपया, इसको पकड़ के चल सकते हैं, ठीक। क्या पता चलता है इससे, हमको ये पता चलता है सर कि हम लोग दो ही चीज लिए हैं, एक लेवल ऑफ इनकम लिए है और एक कंजप्शन ऑफ फूड का जो कैलोरी है उसके कंजप्शन को लिए। यहां से तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आ सकता है सर कि रूरल एरिया में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है या अर्बन एरिया में ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड क्यों है। तो दोनों के लिए जरूरी है समझना। सबसे पहले रूरल केस को समझते हैं। रूरल केस में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, यानी कि फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, और फिजिकली जब ज्यादा एक्टिव होंगे सर तो फिजिकली ज्यादा एक्टिव में एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए, यानी कैलोरी ज्यादा रखा गया है। अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो शहर में चीजें महंगी होती है ना, महंगी होती है चीजें, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रुपया रखा गया।
ठीक। तो इस दोनों को छोड़कर इनकम और कंजप्शन, अगर हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम और कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो इस दोनों को छोड़कर सोशल साइंटिस्ट और क्या क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले है कि वो जो इंडिकेटर्स है वो ये सब है। पहला है लिटरेसी लेवल। देखो लिटरेसी लेवल का मतलब क्या है। लिटरेसी का मतलब है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट ऑफ एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको समझने आता है या उसको आप बोल लेते हैं या उसको लिख लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लिटरेट, और जो लिटरेट नहीं है उसी को कहा जाता है इलिटरेसी। तो पहला सोशल इंडिकेटर्स जो है वो है इलिटरेसी। दूसरा है लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। आपको पता होगा कि सर शरीर में माल न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का मतलब अगर किसी आदमी को बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा हो, है ना, बैलेंस डाइट नहीं मिला है, तो उसके शरीर में जो रोग से लड़ने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाती है वो स्लो हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो आता है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अगर आप देखें तो अर्बन एरिया में ज्यादा कंसंट्रेशन दिखेगा हॉस्पिटल का, जबकि रूरल एरिया में आपको ये कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेंगे, है ना। शहर में देखोगे तो ज्यादा हॉस्पिटल्स होगा, जबकि गांव में कम हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कभी एक टर्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं माइग्रेशन, है ना, माइग्रेशन, तो काउज ऑफ माइग्रेशन में यही 3-4 काउज आते हैं सर। सबसे पहला जो काउज आता है माइग्रेशन का वो होता है एजुकेशन, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा लोग वहां पे ज्यादा जाना चाहेंगे। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो क्या समझ में आएगा सर कि जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण भी गरीबी होती है। और लास्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हालांकि अभी तो थैंक्स टू गवर्नमेंट, है ना, बिहार सरकार को हम लोग थैंक्स कहें कि जिन्होंने नल जल योजना लाया है। नल जल योजना, इसमें क्या है कि प्रत्येक लोगों को कम से कम सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, इसलिए इस योजना को लाया भी गया है ना। तो साफ सफाई और साफ ड्रिंकिंग वाटर अगर मिल जाए, पीने का सही पानी मिल जाए, तो इसको भी हम लोग इस 5 एस्पेक्ट्स को रखते हैं यहाँ पे। पहला आपका है लिटरेसी लेवल, है ना, पहला लिटरेसी लेवल, दूसरा है लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, चौथा पढ़ते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, और पांचवा पढ़ते हैं कि लैक ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो ये चीजें हमको आसानी से देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है सर, पहले हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। क्या देखिएगा कि सर क्या पता चलेगा, कैसे हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को समझना है हमको, कैसे, इंडिकेटर्स के माध्यम से। तो देखो इंडिकेटर्स क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन यूज इंडिकेटर, है ना, फॉर पॉवर्टी, ये देखो पर को बीजी लिखा गया, फॉर पॉवर्टी एनालाइजिंग आर सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के आधार पर भी हम लोग 2 तरीके से इस इंडिकेटर से भी पॉवर्टी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन की, और दूसरे को करते हैं वल्नरेबिलिटी की। देखो अगर इसके बाद तीसरा भी एक आता है, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी और पॉवर्टी लाइन, ये 3 इंडिकेटर से हम लोग पता कर सकते हैं सर कि कौन पुअर है ना, कौन पुअर नहीं है, समझ गए। तो इस 2 इंडिकेटर से हम लोग इसको समझते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन। देखो सोशल एक्सक्लूजन है क्या। सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है,
है ना। इसमें क्या है कि आप सोशल एक्सक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, अगर सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें जो पुअर पीपल होंगे, यहां से जो पुअर पीपल है उसको तुम देखोगे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होगा जिसको हम लोग कहते हैं पुअर कम्युनिटी, है ना। पुअर कम्युनिटी जैसे तुम देखोगे कि जो अमीर लोग हैं वो अपना एक सराउंडिंग बना के रखते हैं जिस जो अमीरों का मोहल्ला होता है, जो गरीब होते हैं वो गरीबों का मोहल्ला होता है। यही है सोशल एक्सक्लूजन। जैसे आपको ये जो दिख रहा है पिक्चर, वो क्या है, इस पिक्चर से अलग है ना। ये पूरी तरीके से मार्जिनलाइज हो गया है, तो इसकी गरीबी हमेशा गरीब ही रहेगा। इसकी जो फैमिली होगी, है ना, इसकी जो फैमिली होगी वो हमेशा गरीबी में ही जिंदगी गुजारेगी सर। अब इंडिया में कैसे ये सोशल एक्सक्लूजन चलता है, तो इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन चलते हैं ये सब तरीके से। सबसे पहला एक कास्ट सिस्टम, सबसे पहले क्या चलता है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या तुम देखोगे कि यहां पे जो सोशल एक्सक्लूजन है वो बाय बर्थ है सर, है ना, वो क्या है, बाय बर्थ है। अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को पूरे पुरजोर तरीके से मानते हैं, आज भी वो छुआछूत मानते हैं। तो इससे भी एक, है ना, सोशल एक्सक्लूजन आता है। इसमें क्या देखोगे कि स्पेसिफिक कास्ट, है, अगर हम स्पेसिफिक कास्ट की बात करें तो उसके पास आज भी जॉब अपॉर्चुनिटी कम होता है। जैसे तुम्हारा जो लैट्रिन है उसको कौन साफ करता है, तो उसके लिए देखोगे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है। अगर किसी गांव, किसी के घर में जानवर मर जाए तो उसको ले जाने वाला स्पेसिफिक कम्युनिटी है ना, स्पेसिफिक कम्युनिटी है सर। तो ये हमारा सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण भी उनके इनकम लो होता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो है क्या, अपनी जिंदगी को डेली बेसिस पर गुजारते हैं, है ना, वो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोशल एक्सक्लूजन कहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किस पर, वेनरेबल ग्रुप पर। देखिए सबसे पहला किसको कहा जाता है वेनरेबल ग्रुप, है ना। सबसे पहले तो वैसे लोगों को कहा जाएगा जिसका एज 6 महीना से ज्यादा हो। 6 महीना से कम वाले को वेनरेबल ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, जिनका इम्यूनिटी कमजोर है सर, वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, जिनके पास हमेशा इलनेस होता है, प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, तो ये सब जो है वो वेनरेबल ग्रुप है। यानी कि हमारे सोसाइटी में, अगर हम लोग सोसाइटी को समझते हैं, है ना, तो सोसाइटी में तुम देखोगे बहुत सारे लोग जो है वो लंगड़ा है ना, जिनके पैर नहीं है। दूसरा कौन है, अंधा है। तो ये सब बाय बर्थ गरीब नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये गरीब रह जाते हैं, क्योंकि लंगड़े लोगों को कोई जॉब नहीं दे पाता है, अंधा को कोई जॉब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण तुम देखोगे जितना भी भीख मांगने वाले लोग होते हैं, है ना, भीख मांगने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको तुम देखोगे वो डिसेबल्ड पर्सन होगा, है ना, वो क्या होगा, डिसेबल्ड पर्सन होगा। कॉमनली ऐसा देखा जाता है। अब ये नहीं कि सब होगा, लेकिन ऐसा होता है। अब इसमें देखो कौन कौन लोग आ जाएंगे जी, तो जो इनका इम्यूनिटी कमजोर है सर, जो हमेशा बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें एक चीज और आता है, जो विधवा होती है ना, विधवा, जिसको बिड्डो कहा जाता है, बिड्डो होती है। तो ये सब एक स्पेसिफिक ग्रुप है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या उसको फिजिकली चैलेंज्ड कह सकते हो, है ना, या फिर मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास के जो मेंबर होंगे वो, ये सभी किस में आएंगे, वेनरेबल ग्रुप में। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं पॉवर्टी लाइन। देखो पॉवर्टी लाइन क्या है, इस इमेज में आपको दिख रहा है सर कि इधर अगर हम लोग इस साइड के इमेज की बात करें, यहां के इमेज की अगर हम बात करें, तो आपको क्या पता चलेगा, लगेगा देखे कि सर ये रिच पीपल के तरीका है रहने का,
है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, व्यवस्थित चीजें। और इधर जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, या तो वो कॉमन लोग हैं सर, कॉमन पीपल है, या अगर गरीबी अमीरी की बात कर रहे हो तो वो पुअर पर्सन होंगे, है ना, पुअर पर्सन है। अब क्या कहता है कि पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है सर, ये एक ऐसी लाइन है जो कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो ऐसा लाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ना। पॉवर्टी लाइन वैसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाने वाला लाइन है। और इसको क्या कहा जाता है कि इस लाइन से जो इधर रहने वाले लोग हैं, है ना, इधर रहने वाले लोग हैं वो पुअर है, और इधर रहने वाले लोग जो है वो रिच है। ठीक, इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे पॉवर्टी लाइन के कंसंट्रेशन से। हम लोग किस आधार पर पॉवर्टी लाइन खींचते हैं सर, इस पर हम लोग बात करेंगे तो ये समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ खींचते हैं, ये देखो अपना एक ग्राफ है। अगर रूरल एरिया के लिए खींचा जा रहा है ना, अगर रूरल एरिया के लिए खींचा जा रहा है तो क्या करेंगे, 2400 कैलोरी और 850 रुपीज को हम लोग कॉमन मान के चलते हैं। ये जो 850 रुपीज है बाबू, ये अलग अलग जो बुक है उसमें अलग अलग तरीके से मेंशन होता है। अभी हम थोड़े काला दिख रहे होंगे क्योंकि लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तो 850 रुपया को किसी किसी किताब में अलग अलग रहेगा दिया हुआ, तो इस पे कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। वैसे लोग जो इसके ऊपर जिंदगी जी रहे हैं उसको कहा जाता है एपीएल, और इसके नीचे जो जिंदगी जी रहे हैं उसको कहा जाता है बीपीएल। एपीएल को कहा जाता है एबव द पॉवर्टी लाइन और बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये एपीएल और बीपीएल का कंसेप्ट है। यानी पॉवर्टी लाइन से हमें दो चीजें देखने को मिलती है सर, कि एक तो एपीएल फैमिली होते हैं, है ना, और एक जो होता है वो होता है बीपीएल फैमिली। एक होता है एपीएल फैमिली, एक होता है बीपीएल फैमिली। ठीक, तो इससे हम लोग समझते हैं पॉवर्टी लाइन को, समझ गए। तो ये मोटा माटी अपना पॉवर्टी लाइन वाला हिसाब किताब है आज के वीडियो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट करें, इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट करके समझे, तो इसके लिए चार चीज है। पहला है रंगराजन कमेटी, है ना, दूसरा है सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी, इसको भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी कहते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में दो चीजें पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि पॉवर्टी क्या है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, रंगराजन कमेटी का। रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी के द्वारा क्या किया गया सर, रंगराजन कमेटी ने बताया कि अगर हम लोग अर्बन एरिया में, है ना, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, तो रंगराजन कमेटी का कहना था कि वैसे लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं, अगर वो 47 रुपीज पर डे खर्च कर रहे हैं, ठीक, या 30 रुपीज पर डे खर्च कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो उन्हें हम लोग रखेंगे किसमें, एपीएल में। मतलब 47 से कम रुपया होगा तो वो बीपीएल हो जाएगा, और अर्बन रूरल एरिया में 30 रुपया से कम होगा तो वो बीपीएल हो जाएगा। तो इस पहले मेथोलॉजी को हम लोग समझेंगे किसमें, रंगराजन कमेटी में। रंगराजन कमेटी जो था वो किस तरीके से बात किया सर, तो वो क्या कि अर्बन एरिया में अगर 47 रुपीज पर डे हो रहा है या रूरल एरियाज में 30 रुपीज पर डे हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉवर्टी लाइन को इसी से एस्टिमेट करेंगे। अगर वहीं पे सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, है ना, सुरेश तेंदुलकर अगर मेथोलॉजी की बात करें तो सुरेश तेंदुलकर में क्या था, सुरेश तेंदुलकर नाम के एक व्यक्ति थे
जिनके अंदर एक कमेटी बनाई गई, इन्होंने भी बोला कि अर्बन एरिया के लिए इन्होंने लिया 33 रुपीज और रूरल एरिया के लिए इन्होंने लिया कितना, 27 रुपीज। ठीक, तो अगर हमको रंगराजन कमेटी के बारे में समझना हो तो रंगराजन कमेटी से हम लोग समझेंगे क्या कि 47 रुपीज पर डे अर्बन एरिया में और 30 रुपीज पर डे रूरल एरिया में, जबकि सुरेश तेंदुलकर मेथोलॉजी के अनुसार 33 रुपीज अर्बन एरिया में और 27 रुपीज रूरल एरिया में, इसी को बेस मान करके पॉवर्टी लाइन खींची गई। तो रंगराजन मेथोलॉजी के अनुसार भारत में टोटल गरीबों का परसेंटेज था कितना, 29.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 2011-12। अगर 2011-12 की बात करें तो इसके मुताबिक, अगर रंगराजन कमेटी की बात करते हैं तो रंगराजन कमेटी के मुताबिक 29.5% लोग जो थे वो क्या थे, पुअर थे। जबकि आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या किया कि रुपया को घटा दिया, तो आमूमन बात है कि पुअर का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो सुरेश तेंदुलकर के मुताबिक टोटल जो पॉपुलेशन है भारत का, उसका 21.9% है ना, 21.9% लोग जो थे वो पुअर थे। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक 1 और वर्ल्ड बैंक 2 की। वर्ल्ड बैंक 1 दो बार, मतलब वर्ल्ड बैंक एक बार कुछ बताया रिपोर्ट, एक बार कुछ बताया, तो दोनों में अगर हम बात करें तो एक में बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग पावर अगर पर डे $1.25 है ना, ठीक, परचेजिंग पॉइंट कितना है, $1.25 पर डे। ठीक, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इतना का परचेजिंग पावर है ना वर्ल्ड बैंक 1 के मुताबिक, और 2 में इसी को बढ़ा करके $1.90 कर दिया गया। तो ये जो लोग होंगे वो किस में होंगे सर, वो होंगे हमारे बीपीएल में, यानी इसी को पॉवर्टी लाइन मान करके। तो अगर आप रंगराजन कमेटी की बात माने या सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात माने या वर्ल्ड बैंक की बात माने, इसके मुताबिक तुम देखोगे क्या कि जैसे जैसे रुपया को घटाया गया है वैसे वैसे इंडिया के पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी की वो कम होती गई, है ना। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर, काउज क्या है, पॉवर्टी का काउज क्या है। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके काउज पर चर्चा करते हैं, है ना। तो काउज में सबसे पहला जो काउज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है द बेनिफिटेड सिस्टम, तीसरा क्या है लो पे, चौथा क्या है डिसेबिलिटी, पांचवा क्या है जेंडर एंड रेस, और छठा क्या है फैमिली स्ट्रक्चर। इस सब पर हम लोग बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का तो मतलब समझते हो कि लोगों के हैंड में जॉब नहीं है, हैंड विदाउट जॉब, है ना, विदाउट जॉब है सर। अगर द बेनिफिटेड सिस्टम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। अगर लो पे की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जहां लेबर का जो पे है, लेबर का जो पर डे का पे है वो सबसे मिनिमम में है। क्यों? क्योंकि यहां लेबर को स्किल्ड नहीं किया जाता, और आप लोग जानते हैं कि स्किल्ड लेबर का इनकम ज्यादा होता है अनस्किल्ड के अपेक्षा। डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे पहला डिसेबिलिटी देखने को मिलता है फिजिकली, है ना, फिजिकली डिसेबल्ड लोग यहाँ ज्यादा मिलते हैं, जिसको हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। दूसरा डिसेबिलिटी उसको भी कहा जाता है कि हम लोग इस फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को मान के चलते हैं सर कि ये किसी काम के नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, जेंडर और रेस की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया में मैन और वुमेन के पेमेंट में भी डिफरेंसेस होते हैं सेम काम के लिए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया
सेम वर्क सेम पे लाया, सेम वर्क सेम पे, है ना। जो काम पुरुष कर रहा है वही काम अगर महिला कर रही है तो दोनों का जो पेमेंट होगा वो इक्वल होगा, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता। और फैमिली स्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फैमिली स्ट्रक्चर में क्या है कि आज भी हमारे फैमिली मेंबर में, है ना, वन हैंडेड फैमिली है, मतलब घर के कोई एक आदमी ही कमा रहे हैं, बाकी सब आदमी उन्हीं पर आश्रित होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पॉवर्टी का। तो हम लोग समझ सकते हैं कि काउज ऑफ पॉवर्टी में अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर एंड रेसेस, डिसेबिलिटी, लो पे और बेनिफिटेड सिस्टम है। कोई दिक्कत? अब इस पर से आगे बढ़ते हैं। आगे जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन आता है कि सर इस गरीबी के बारे में पढ़ता कौन है, कौन इसके लिए स्टडी करता है? तो इसको कहते हैं NSSO, इसको कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है यही एस्टिमेट करता है पॉवर्टी को, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। तो इस इंडिया में कौन है सर? NSSO है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि देखो लोगो यहां पे दिख रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, वर्ल्ड लेवल पर कौन एस्टिमेट करेगा सर? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड पॉवर्टी के बारे में स्टडी करता है। तो मेनली यही दोनों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक तो NSSO हो गया और एक हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक, जो दोनों को कंप्लीटली रूप से क्या करता है? स्ट्रक्चराइज करता है कि किस तरीके से कहां के पॉवर्टी लाइन को हम लोग किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम लोग NSSO की बात करते हैं तो NSSO जो होगा वो रुपीज में करेगा, है ना, रुपीज में करेगा। और तुम जानते हो कि वर्ल्ड बैंक है सर, तो ये डॉलर में करेगा, है ना। तो वर्ल्ड बैंक अपना एस्टिमेट जो होता है वो डॉलर में देता है, जबकि NSSO क्या करता है? रुपीज में देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ इंडिया है ना। इसमें जो हम लोग डाटा लिए हैं वो 1973-74 से लेकर के 1999 से लेकर के 2000 तक। इसमें जो ब्लू कलर का है सर, उसको हम लोग रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं, है ना, रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं। और जो ये हल्का रेड कलर का है उसको हम लोग अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें 1973-74 में तो लगभग 65% रूरल पॉवर्टी थी, यानी टोटल पॉपुलेशन का 65% लोग गांव में जो थे वो गरीब थे, जबकि लगभग 49% लोग शहर में गरीब होते थे। तो हमको क्या पता चलता है? देखो एक तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है ना। अगर हम लोग 1973 से स्टडी करें और 2000 ईस्वी तक का 1999 और 2000 के बीच की स्टडी करें तो हमको पता चलेगा कि अर्बन और रूरल दोनों में जो गरीबी है वो घटी है सर। अगर अभी हम रूरल की बात करते हैं तो रूरल लगभग तुम्हारा 28% पॉपुलेशन के साथ आता है, जबकि अगर अर्बन की बात करें तो ये 22-23% आएगा गरीबी में, है ना। यानी टोटल पॉपुलेशन के अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन का 22 से लेकर के 23% लोग क्या है? आज भी पुअर है। जबकि अगर हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में क्या देखने को मिलता है सर? कि लगभग 28% लोग आज भी पुअर है ना। ओवरऑल अगर ओवरऑल पॉवर्टी की बात करते हैं, है ना, ओवरऑल पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो रिड्यूस हुआ है सर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जो कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक। चलिए ये जो डाटा आपका है वो प्लानिंग कमीशन का डाटा है ना, प्लानिंग कमीशन का डाटा है, ठीक। तो ये प्लानिंग कमीशन का डाटा है ना, जो कि 2008-9 में 2008-9 को रेशियो को लेकर के ये बनाया गया है ना। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की, है ना। हम सिर्फ अभी तक इंडियन पॉवर्टी को देखे हैं सर। हम लोग सिर्फ अभी तक क्या देखें? इंडिया में
कि इंडिया का पॉवर्टी को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, एपीएल बीपीएल कैसे डिसाइड करते हैं, और इंडिया में पॉवर्टी का क्या स्थिति है। लेकिन अब इस पॉवर्टी को हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, है ना, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे। वर्ल्ड लेवल पर जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री वहां पे गरीबी कम है ना। जबकि अगर अफ्रीकन में चले जाइए, अगर अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए तो आपको क्या पता चलेगा कि अफ्रीकन कंट्री में जाने के बाद ये पॉवर्टी बढ़ती है ना। ये पॉवर्टी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम लोग ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर समझे, है ना, अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को समझे तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या पॉवर्टी का स्थिति है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा पर ध्यान देते हैं, है ना। तो देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है ना, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है सर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि लगभग 1990 से अगर हम बात करें, अपना स्टडी अगर 1990 से स्टार्ट करें तो इस समय टोटल वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 36% लोग पुअर थे। जबकि अगर अभी की हम बात करते हैं, है ना, अगर अभी की बात करते हैं मतलब नियरेस्ट केसेस लेते हैं तो क्या पता चलता है कि नियरेस्ट केसेस में अगर हम 2015 की बात करें, है ना, 2015 की बात करें सर, तो 2015 में ये संख्या घट के कितना हो जाता है, लगभग 10%। मतलब आज भी वर्ल्ड के 10% लोग क्या है, टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग जो है वो आज भी पुअर है। अब एस्टिमेट कैसे होता है सर, तो एस्टिमेट का एक सबसे साधारण फंडा है कि ये जो है वो $1 पे कंपेयर करते हैं, है ना, $1 पे कंपेयर होता है। $1 पर डे अपनी जिंदगी जीने वाले लोग, है ना, पर डे में जो जिंदगी अपना जीते हैं $1 में, उसको हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी में रखते हैं, है ना, $1 पर डे। तो अगर ये जो लोग $1 में जिंदगी जी रहे हैं उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन के एकदम परपेक्ष में रखेंगे, ठीक। इसके लिए अगर हम लोग एक दो स्टडी को देखें तो क्या पता चलता है कि इसके स्टडी को समझने के लिए यहां पे थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में सर लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मीडियम तरीके से हो रहा है ना, मीडियम तरीके से हो रहा है, मतलब मोटा माटी ठीक ठाक स्थिति है। उसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें या फिर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि चाइना में गरीबी घटी है, इंडिया की गरीबी घटी है। लेकिन अगर हम लोग सहारन अफ्रीकन कंटिनेंट में जाते हैं तो आज भी अगर अफ्रीकन कंटिनेंट में जाएं, है ना, अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो आज भी वहां पे मोर देन 40% लोग आज भी पुअर है ना। तो ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी सिर्फ इंडिया का एक प्रोग्राम है या फिर इंडिया के लिए ये टेंशन है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए टेंशन है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक टेंशन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं पॉवर्टी के लिए। इसके लिए वर्ल्ड बैंक काम भी करता है ना। जो वर्ल्ड बैंक है वैसे देश जहां पे गरीबी ज्यादा है उसको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और वो जो सपोर्ट होता है वो पूरी तरीके से अनपेडेबल होता है सर, वो पैसा को बहुत कम इंटरेस्ट पर वर्ल्ड बैंक उसको प्रोवाइड करती है। तुम समझ सकते हो कि आज के समय में एशिया में जो है वो क्या है कि पॉवर्टी, आजकल हम लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन कंटिनेंट में लोग आज भी मलेरिया से मर जाते हैं, है ना। तो वहां का हेल्थ सिस्टम, वहां का खान पान बहुत ही ज्यादा मेजरेबल कंडीशन में है, ठीक। तो अब आता है सर कि हम लोग पॉवर्टी को हटाएंगे कैसे, किस तरीके से बात करेंगे कि पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो इसी को हमको पढ़ना एंटी पॉवर्टी मेजर्स में, है ना, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, या इसी को कहते हैं पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम, ठीक।
तो इसके लिए क्या है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। भारत को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है, हमको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एडॉप्ट करने होंगे। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है वो दो चीजों पर बेस्ड होती है, एक तो है प्रमोटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो प्रत्येक आदमी के पास, है ना, पर पर्सन के पास अगर जॉब हो तो वो क्या होगा, अपने आप गरीबी घट जाएगी। तो इसके लिए क्या होना है कि देश की इकोनॉमी सिस्टम को सुधारना होगा, देश के इकोनॉमी सिस्टम को क्या होगा, सुधारना होगा। और दूसरा क्या होगा, जो पुअर है सर उसको हम लोग टारगेट करें, है ना, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के द्वारा। तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के द्वारा जब किसी को टारगेट करके आप काम कीजिएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। यानी दो तरीके से हम पॉवर्टी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है प्रमोटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक, चलिए अब एक सूचना तुम लोग को दे देते हैं। आज के बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, है ना, वो दो नाम से मिलेगा। एक तो सौर्य नाम से मिलेगा, है ना, एक तो मिलेगा सौर्य नाम से, है ना, एक तो मिलेगा सौर्य नाम से और एक मिलेगा रफ्तार नाम से, है ना, रफ्तार नाम से। तो ये दो तरीके से, एक क्लास 9th के लिए है और एक क्लास 10th के लिए है। तो इस पर हम लोग अब इसी पर बात करेंगे। सौर्य और रफ्तार दो बैच हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, जो कि आप लोगों को कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली पूरा सिलेबस पूरा करके देंगे, है ना, पूरा सिलेबस पूरा करके देंगे इसमें। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। इस पॉवर्टी चैलेंज में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए कि पॉवर्टी क्या होता है, इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, सोशल साइंटिस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी को देखते हैं, पॉवर्टी के काउजेस क्या क्या है, पॉवर्टी का जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो क्या है, और पॉवर्टी को हम लोग क्लासिफाई कर लिए थे रूरल एरियाज पर और अर्बन एरियाज पर। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम है पॉवर्टी का एस्टिमेशन। किस तरीके से हम लोग पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो। इसमें हम लोग एनर्जी को भी पढ़े थे, इनकम को भी पढ़े थे और इसके बाद जो चीजें होती है उसके बारे में भी पढ़े थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम बाय इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोग्राम लाते रहती है। इसी सभी प्रोग्राम को आज हम समझेंगे कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम होता क्या है। सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है सर, एंटी पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम का मतलब है गरीबी उन्मूलन अभियान। गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम। इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो इनिशिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि रिड्यूस कैसे किया जाए पॉवर्टी को। ठीक, इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसको हम लोग PMRY के नाम से भी जानते हैं। P हो गया प्राइम मिनिस्टर, M हो गया मिनिस्टर, R हो गया रोजगार और 22 हो गया योजना। यानी ये पहला ही रोजगार योजना है सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है सर, लॉन्च कब हुआ है, तो 1993 में, है ना, लॉन्च कब हुआ, 1993 में, 1993 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है हमको ये समझना है। देखिए इसकी जो एम थी वो क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। अब देखिए गवर्नमेंट के पास, है ना, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस तो सीमित है सर, है ना, रिसोर्सेस तो सीमित है। तो सरकार प्रत्येक लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकती, और जब प्रत्येक लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है तो वो क्या करेगी, जनरेशन प्रोग्राम लाएगी, है ना, जो होता है क्या, किस तरीके से रोजगार को जनरेट किया जाए।
अब देखो इसमें से एक बहुत बड़ा तबका वो है जो एजुकेटेड लोग हैं, है ना, एजुकेटेड है, और उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं क्या, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे यूथ को रूरल एरियाज में या स्मॉल टाउन में क्या किया जाता है, रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि भैया आप क्या कीजिए, हम आपको लोन के रूप में कुछ पैसा बैंक से देते हैं, है ना, और आप उससे छोटा छोटा क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए। अब क्या है कि दे आर हेल्प इन सेटिंग अप ए स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज, जिससे वो क्या है, एक छोटा सा बिजनेस और इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सके। तो यही इसका मेन मोटो था। ये देखिए हमारा लोगो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, है ना, तो यही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसी का लोगो है ये, समझ गए। चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, दूसरा रोजगार योजना क्या है, दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको हम लोग REGP के नाम से जानते हैं, REGP के नाम से जानते हैं। और ये लॉन्च कब हुआ है सर, तो 1995 में, 1995, ठीक। अब इसका क्या एम है, अब देखो इसका जो एम है वो क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समझ गए, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन, ठीक। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, मतलब यहां पे भी टारगेटेड क्या है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, है ना, छोटा मोटा रोजगार कीजिए, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हमें पढ़ना है वो मेनली क्या पढ़ना है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के द्वारा, है ना, स्मॉल टाउन तक में ये लागू करना है। अब इसमें क्या है सर, पर टारगेटेड फॉर क्रिएटिंग, ओहो ये देखो गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है। अब इसमें क्या होगा, अ टारगेटेड, पर नहीं होगा, ए होगा, ए टारगेटेड फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 lakhs न्यू जॉब हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5th ईयर प्लान। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, तो इसमें इसके बारे में छोटा सा तुमको जानकारी दे देते हैं कि 1952 में सर, है ना, ऐसा सोचा गया कि भारत अभी नया नया आजाद कंट्री हुआ है, अभी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड एक प्रॉब्लम को लेते हैं, इसके लिए 5 साल काम करेंगे और ये ठीक इसको कर दिया जाएगा। तो इसी समय एक इनिशिएट स्टार्ट किया गया जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान, और यही 5 ईयर प्लान, पहला प्लान जो था वो 1952 से लेकर के 57 तक चला, और बाद में 10th 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना था, 25 लाख नया जॉब क्रिएट करने का, किसके तहत, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या है, यही देखिए है लोगो REGP, REGP का मतलब क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको कहते हैं SGSY, SGSY। अब इसके तहत देखिए क्या करना है, कब लॉन्च किया गया सर, तो 1999 ईस्वी में, यानी 1999 में। उसके बाद इसका जो एम था वो क्या था, इसमें मेनली क्या है कि देखो अगर एक फैमिली की हम लोग बात करते हैं तो फैमिली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर, है ना, मेल और फीमेल दोनों मेंबर के कारण ये होता है, समझ गए। तो फैमिली जो है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है, तो मेल मेंबर और फीमेल मेंबर पर। तो ये हो गया आपका मेल मेंबर और फीमेल मेंबर। लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों में कॉमनली मेल मेंबर ही अर्निंग होते हैं, फीमेल मेंबर घर के काम करती है। तो इसमें मेनली रूप से फीमेल लोगों को एंगेज किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। क्या लाया गया कि इसमें क्या करना है सर, असिस्ट पुअर फैमिली एबव द पॉवर्टी लाइंस बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बनाइए, है ना,
सरकार क्या करेगी, आपको लोन देगी, उसके बाद काम कीजिए और अपनी गरीबी खत्म कीजिए। तो यही था महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी। इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, पीएमजीवाई। अब देखो पीएमजीवाई का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये लॉन्च कब हुआ है सर, तो लॉन्च हुआ है 2000 ईस्वी में, है ना, 2000 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो क्या है कि जो स्टेट है ना, तो अलग अलग तरीके का स्टेट है, कुछ इकोनॉमिकल वीक स्टेट है और कुछ क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है। तो जो इकोनॉमिकली वीक स्टेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ज्यादा रुपया पैसा दिया जाएगा। क्यों, तो अपने बेसिक सर्विस को सुधारने के लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, है ना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखो अगर हम लोग प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, अगर प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक क्या होता है, एक हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसको कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो आप देखते होंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन किसको कहते हैं सर, तो क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक को कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री है ना, गवर्नमेंटल स्कूल में क्या है, फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। रूरल शेल्टर की बात करो तो अभी आपको पता होगा या आसपास में पता कीजिए, एक प्रोग्राम आया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी तरीके से देखो रूरल ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो देखो जल जीवन हरियाली योजना, है ना। उसके बाद अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, है ना। तो ये सब प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो है वो सबसे फेवरेट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। इसको हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। पहले इसको नाम दिया गया था नरेगा 2005। आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स और नरेगा 2005। देखो 2005 में क्या हुआ, एक प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें सरकार क्या करती है, 100 डेज का, है ना, पेड वेजेस देती है। 100 डेज का पेज वेजेस देगा आपको, सरकार काम देगी 100 दिन की, मतलब 365 दिन में 100 दिन का काम देगा। और वो जो काम होगा वो आपके घर से 5 किलोमीटर के अंदर होगा, है ना, 5 किलोमीटर के अंदर होगा। और जब 5 किलोमीटर के अंदर ये जॉब आपको मिलेगा तो ये कहां पे अप्लाई होता है सर, तो इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले कब लॉन्च हुआ है, तो 2005 में। इट एम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, है ना। रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको साल भर में 100 दिनों का काम देने की गारंटी कौन लेती है, सरकार लेती है। किसके तहत लेती है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का नाम 2007 में बदल के कर दिया गया क्या, मनरेगा, है ना, 2007 में बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा। अब इसी में लगा दीजिए महात्मा गांधी, तो क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या था, सबसे पहली बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बिना, है ना, इन्वायरमेंट जो है सर उसको बिना कोई दिक्कत पहुंचाए, इन्वायरमेंट को बिना कोई दिक्कत पहुंचाए क्या करना है, प्रोग्रेस करना है हम लोगों को, है ना। इन्वायरमेंट को बिना दिक्कत पहुंचाए क्या करना है, डेवलप होना। इसमें क्या था कि इसमें उस काउज पर बात होगी जो क्या होगा, कॉमनली ग्रामीण एरिया में देखने को मिलता है, जैसे ड्राउट, सूखा, डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई और सॉइल इरोजन, ये सबको रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। अब देखिए कि इसका ज्यादा जरूरी क्यों है सर, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात है कि 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब, है ना, जितना भी जॉब मिलता है उसका 1/3 यानी कह सकते हैं अप्रोक्स 33% ऑफ द प्रपोज्ड जॉब अंडर मनरेगा हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन, है ना, महिलाओं के लिए रिजर्व है सर, है ना। रिजर्व किसके लिए, महिलाओं के लिए। कितना, लगभग 33% नौकरी, ठीक। और इसके बाद हमें क्या देखना है, यही देखिए लोगो है मनरेगा का, है ना, ये जो लोगो है वो किसका है, मनरेगा का। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये सब करने से सिर्फ खत्म हो जाएगी, नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ काम करने होंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, द चैलेंजेज अहेड में। चैलेंजेज अहेड में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, द चैलेंजेज अहेड। चैलेंजेज अहेड का मतलब अब आगे आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेज हमारे पास है ना, क्या क्या चैलेंजेज है। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ चीज पर काम करना होगा, तब जाकर के गरीबी हटेगी। सबसे पहले काम क्या है जी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखो अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जिस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा वहां के पॉपुलेशन के पास, है ना, पॉपुलेशन के पास ज्यादा इनकम होगा, और ज्यादा इनकम होगा तो गरीबी कम होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को सरकार कोशिश कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे को, है ना, एवरी चाइल्ड जो है वो स्कूल जाए, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो सुधारना होगा सर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन दुनिया में हम लोग सेकेंड पोजीशन पर रहे, है ना, सेकेंड पोजीशन पर अपना पॉपुलेशन है। तो इसको इसके पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और इसके बाद एक आता है जिसको कहते हैं इंपावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन। देखिए गवर्नमेंट को क्या करना है कि वुमेन के लिए और जो वीकर सेक्शन वीकर सेक्शन का मतलब वैसे सेक्शन को कहते हैं जो गरीब है ना, जिसको वेनरेबल पॉवर्टी में हम लोग पढ़े थे। तो वुमेन और वीकर सेक्शन के लोगों को क्या करना होगा, इंपावर करना होगा, यानी बूस्ट करना होगा, है ना। और अगर ऐसी काम सरकार कर देती है तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि गरीबी जाएगी सर, है ना, गरीबी क्या होगी, जाएगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से, है ना, हमें बूस्टअप मिलता है। और हम चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा बूस्टअप हमें देंगे हम आपके लिए उतना ज्यादा काम करेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। अगले वीडियो में कल हम लोग फिर बात करेंगे इसी मैटर पे। कल से हम लोग साइंस का स्टार्ट करेंगे कुछ, है ना, वर्क पावर एनर्जी या कुछ भी। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन।